Welcome back, my friends of ninth class, with fourth part of chapter Fundamental Unit of Life. In this unit, first of all, we take the nucleus of the cell. It is a part of cell. We have already learned about the endoplasmic, already read about the plasma membrane. Today, the nucleus. It is the second part which visible in the slide, which are prepared by the onion peel under the compound microscope. It is the membrane-bound cell organelles. This nucleus is dense, approximately sphere structure at the center of cell. लगभग सेल के सेंटर में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल, और उसको न्यूक्लियस बोलते हैं. बहुत दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल because it control the all activity of the cell. It contain the chromosomes. Nucleus has many parts. When we see under the developed microscope, first part is nuclear membrane. Nucleus has a double layered covering, that is called nuclear membrane. It is the outer covering of the nucleus. It has several pores which allow to transfer the material from inside the nucleus to its outside, so that it is like a so that it is the so that to the cytoplasm it is porous like the semi-permeable membranes as cell membrane. It is the outer covering of the nucleus. Second part is nucleoplasm. The fluid material inside the nucleus is called nucleoplasm. Third part is most important part, that is the chromosome. Rod-like structures are suspended in the nucleoplasm are called chromosomes, which are visible when the cell is about to divide. It is thread-like structure. Chromosomes are important because they carry the genes, or genes accumulate the parental characters. So the chromosomes help the transfer the parental character from the one generation to next generation. माता पिता के जो लक्षण हैं माता पिता से संतानों में क्रोमोसोम्स के माध्यम से ही जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोडक्शन हो उसके द्वारा संतानों का उत्पन्न होती है, और उनमें क्रोमोसोम्स का मेन रोल होता है पेरेंटल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए उनकी संतानों में. इसीलिए तो संतानों के लक्षण माता पिता से मिलते जुलते हैं. इन क्रोमोसोम्स के माध्यम से ही वो गुण माता पिता से संतानों में चले जाते हैं. तो इसका मेन रोल है क्रोमोसोम्स. क्रोमेटिन मटेरियल, the entangled mass of the thread like structure when the cell is not in the process of cell division. This chromatin change into the chromosomes when the cell division takes place.
नॉर्मल कंडीशन में जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो वेरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें न्यूक्लियस में। आप ये डायग्राम में देखिए न्यूक्लियस के जो इस कर्सर के द्वारा, ये न्यूक्लियस है हमारा जो वॉयलेट कलर का है, और ये इसकी न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोमेटिक पार्ट है, क्रोमेटिन है। यही स्वेलअप होकर के जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं। ये जितने भी सेल डिवीजन होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है, इसलिए क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान। जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये क्रोमोसोम्स के पास क्या है, क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स, इनका काम है जीन्स को अपने ऊपर धारण करना। जीन्स क्या है, जीन्स इज द functional unit of the chromosomes which accumulate the parental characters transfer from the one generation to next generation। यानी माता पिता से बच्चों के अंदर लक्षणों को ले जाने वाले, उनके माता पिता के लक्षणों को, ये जीन्स का काम है। जीन्स उसके फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम्स की, यानी क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक सेल ऑर्गेनिज है वो केवल स्ट्रक्चरल है, लेकिन फंक्शनल उसका जो फंक्शन काम करेगा वो जीन्स ही करेगा। जीन्स उसकी फंक्शनल यूनिट है। जी जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम्स इन लीनियर पैटर्न, एक लाइन में बिल्कुल अरेंज रहते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स, और इनकी इंफॉर्मेशन पेरेंटल कैरेक्टर्स की जीन्स के पास होती है। क्रोमोसोम्स का जीन्स आते हैं उस लक्षणों को ले जाने के लिए। जीन्स स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं का, जिसकी जो केमिकल फार्मूला है क्रोमोसोम्स का वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए कहते हैं। द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज ए प्रोटीन विच फॉर्म द क्रोमोसोम्स और जीन्स। जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जीन्स, जिनसे जीन्स बनता है वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और जीन्स ही ट्रांसफर करते हैं पेरेंटल कैरेक्टर्स को उनकी संतान के अंदर। इसलिए ये न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जो डबल लेयर की होती है। ये सेमी परमेबल होती है क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको पहले बता चुके हैं कि इट अलाउज सम सब्सटेंस टू एग्जिट और आल्सो टू एंट्री, आवागमन हो सकता है, सेपरेशन तो है। इन मेम्ब्रेन्स के द्वारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई गिव एंड टेक नहीं होता है, मटेरियल का आदान प्रदान होता है, क्योंकि इनका नेचर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज होते हुए भी ये साइटोप्लाज्म के बीच में और न्यूक्लियस के मटेरियल के बीच में आपस में एक्सचेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए पूरी सेल के जितने पार्ट हैं सब कोऑर्डिनेट रहते हैं एक दूसरे से, सेपरेट होते हुए भी। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज हैं, मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहती हैं। यूकैरियोटिक सेल ही ऐसी सेल हैं जिनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है वो उसी साइटोप्लाज्म में जो फ्लड होता है उसके अंदर, उस फ्लड के अंदर ही सस्पेंडेड रहता है।
मटेरियल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी बैक्टीरिया के अलावा जो भी हैं सब यूकैरियोटिक सेल के बने हुए लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, तो उनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जिसका स्ट्रक्चर का भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको। और अगला, और ये आप देख सकते हैं एक बार फिर, इसका ये डायग्राम है किस तरह से होता है और इसमें किस तरह से क्रोमेटिन्स हैं, जो क्रोमेटिन्स कर्सर के द्वारा बताता हूँ, क्रोमेटिन्स हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर है। यही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, और यही क्रोमोसोम्स, इनके ऊपर जीन्स अरेंज रहते हैं एक लाइन में, और वही पेरेंटल कैरेक्टर को इधर से उधर ले जाते हैं। नाउ द सेकंड part of the cell is the jelly-like fluid present between the nucleus and cell membrane called cytoplasm of cell. साइटोप्लाज्म सेल एक फ्लड-लाइक स्ट्रक्चर से एक लिक्विड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये देखिए, ये इस डायग्राम के अंदर ये जो लाइट पिंक कलर के ये जो मेरे कर्सर घूम रहा है, ये देखें, ये साइटोप्लाज्म है। दिस इज फ्लड मटेरियल, और दिस इज द, और यहाँ जहाँ हमारा कर्सर है ये सेल मेम्ब्रेन है, और सबसे बाहर सेल वॉल। लेकिन आप, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लड मटेरियल है, न्यूक्लियस को इंक्लूड करके इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. It is the living material द मेम्ब्रेन बाउंड। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनीज कहते हैं। द membrane bound structures are suspended in cytoplasm of the cell. These are called cell organelles. This cell organelle can be visible only under the electronic microscope, जो काफी डेवलप होता है, 1,00,000 गुना बड़ा दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। केवल सेल ऑर्गेनेल उसी में दिखाई देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारी लेबोरेटरी में है उसमें केवल साइटोप्लाज्म की जगह ही दिखाई देगी, बीच में न्यूक्लियस की एक छोटी सी बिंदी दिखाई देगी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं सेल को, तो हमको सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देती हैं। तो देयर आर मेन 6 cell organelles which are given below. First is endoplasmic reticulum. Second is Golgi apparatus, और third is lysosomes. Fourth mitochondria. Fifth is plastid, और sixth is vacuoles. We will study in details in next slides. इस डायग्राम्स में आप एक एक चीज को देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ हैं और ये स्मूथ हैं। ये गोल्जी एपरेटस है, ये दिखाई दे रहा है आपको पिंक कलर का जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं तीनों, ये वाली, ये तीनों जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये रफ रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्लू कलर्स में,
इसके ऊपर जो ड्रॉप टाइप के लगे हुए हैं ये राइबोसोम्स हैं। न्यूक्लियस के बारे में हमने बता दिया था, ये न्यूक्लियस है और इसमें धागे ही क्रोमेटिन्स हैं और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ही पार्ट है। इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। और ये पार्ट है सारा, जो भी ये मटेरियल है दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस से बाहर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है। तो अब साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहती हैं वो सेल ऑर्गेनीज कहलाती हैं। सेल ऑर्गेनीज डेफिनेशन एक बार फिर आप देखिए। द जेली लाइक इज द membrane bound structures are suspended in the cytoplasm of the cell is called cell organelles. These are suspended in cytoplasm. So these are situated between the nucleus and cell membrane. The first cell organelle is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the large network of the membrane-bound tubes and sheets. As you already see that, yeah, these are endoplasmic reticulum. तो ट्यूब्स जैसी होती हैं, तो सीट जैसी होती है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और oblong bags like vesicles. Its membrane is similar in the structure to the cell membrane. It means these are also semi-permeable membrane और selectively permeable membrane. न्यूक्लियस का फ्लड और साइटोप्लाज्म दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाली यही सीट होती हैं जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिनसे दोनों का फ्लड कनेक्ट रहता है, एक दूसरे में मटेरियल का एक्सचेंज कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन संभव हो जाता है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर थ्री मेन फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज endoplasmic reticulum is served as the channel for the transport of material between various regions of cytoplasm or the between the cytoplasm and nucleus. न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और साइटोप्लाज्म, इनके बीच में अलग अलग जगह पे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। उसमें ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। और सेल के डिफरेंट पोर्शन में न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में तारतम्य बनाते हैं। सेकंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो act as a cytoplasm framework providing the surface for some biochemical activity of the cell. ये सरफेस भी देती हैं, इनकी सरफेस पर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इट ऑलवेज फॉर्म द नेटवर्क सिस्टम। ये नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं क्योंकि पोरस तो होते ही हैं। इस प्रकार से आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए। इनके टू टाइप्स हैं, एक यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। इनका फंक्शन पहले बता चुके हैं, तीन फंक्शन है। एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इधर से उधर पहुंचाने में। एक सरफेस देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, और एक चैनल की तरह काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
These are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum और smooth. इसमें आप देख रहे हैं both are connected to, these are rough. इनका कारण ये रफ जो आपको देख रहे हैं ग्रेन्यूल्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं, और ये इस पर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. थोड़ा सा डिफरेंस है, काम नाम भी एक है, काम भी लगभग एक जैसा ही है. अब हम दोबारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कस करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ under the microscope because it has particle called ribosomes attached to the surface of rough endoplasmic reticulum. इनके ऊपर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, इनका नाम है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका जो नाम है वो राइबोसोम्स है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइबोसोम. इसके ऊपर छोटे छोटे पार्ट, छोटे जरूर दिखाई देते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देनी है, ये ग्रेन्यूल्स दिखाई देना, ये राइबोसोम्स ही हैं. इनके कारण ही ये रफ हो जाती है. रफ, these are rough due to the presence of ribosomes. और ribosomes क्या होते हैं? Ribosomes, the particle which are present at the surface of rough endoplasmic reticulum of the every active cell. These are the site of protein synthesis. These manufacture the proteins are then sent to the various place in the cell depending on the need using ER. I think you can understand, you have to understand that the ribosomes are the site of the protein synthesis. प्रोटीन के निर्माण होते हैं, तरह तरह के प्रोटीन यहाँ बनते हैं, क्योंकि सारे शरीर का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ होती है, प्रोटीन्स के द्वारा होती है. तो प्रोटीन वो मटेरियल होता है हमारे शरीर का, नई सेलों को बनाता है, उसके लिए रॉ मटेरियल होता है प्रोटीन, जिससे हमारे नई नई सेलें बनती है, शरीर की ग्रोथ होती है, शरीर की रिपेयरिंग होती है. ये प्रोटीन का काम है. और प्रोटीन बनती कहाँ है? राइबोसोम्स के अंदर. और राइबोसोम्स कहाँ लोकेटेड है? वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर. तो इस प्रकार से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस द सेल. जिससे नया न्यूक्लियस, नया प्रोटोप्लाज्म बनेगा, नया साइटोप्लाज्म बनेगा, नई सेल मटेरियल, नई सेलें बनेंगी, शरीर की ग्रोथ होगा. अब दूसरे प्रकार की सेकंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैज एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस, सो दीज आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिनके पास पार्टिकल थे राइबोसोम्स, वो रफ हो गए, जिन पर नहीं है तो स्मूथ. Smooth endoplasmic reticulum help in the manufacture of fat molecules or lipids, which are important for the cell functions. ये वो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं रफ वाले, उनके राइबोसोम्स, और ये फैट्स का निर्माण करते हैं, जिसमें फैट होते हैं. दूसरा काम, SER play the crucial role in the deoxifying many poisonous substance and drugs. सेल के अंदर कोई पॉइजन बन जाता है, कोई ऐसी सब्सटेंस है, कोई ड्रग्स बन जाता है गलत, तो उसको डिटॉक्सिफाइड करने के लिए, उसको पॉइजनस से डिपॉइजनस करने के लिए, जिससे वो जहरीला न रहे, उसमें ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं. कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बायोजेनेसिस की प्रोसेस भी करते हैं. बायोजेनेसिस प्रोसेस होती है, some of the protein and lipids help in the buildings of the cell membrane. This process is called biogenesis. Biogenesis process in which protein and lipids are used to make the cell membrane.
सेलों की जो मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स, ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं RER और लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं SER। दोनों ER मिलकर के ऐसे मटेरियल बनाते हैं जिससे सेल की मेम्ब्रेन बनती है। इसी प्रोसेस को हम बायोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, this endoplasmic reticulum is discovered by the Camillo Golgi. It is the famous scientist who got the Nobel Prize in Physiology and Medicines, and also discovery of Golgi apparatus. Golgi apparatus की खोज इन्होंने की है सेल के अंदर। सेल की ऑर्गेनीज, सेकंड जो सेल ऑर्गेनीज, पहली सेल ऑर्गेनीज जो सेल ऑर्गेनीज मीन्स वो जो पार्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सस्पेंडेड हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो उसका पहला सेल ऑर्गेनीज आपने पढ़ा था जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द सेकंड सेल ऑर्गेनीज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस डिस्कवर्ड बाय गोल्जी, कैमियो गोल्जी। जो अभी आपने फोटो देखा था इससे पहले, ये देखिए, ये कैमिलो गोल्जी हैं जिन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की है। गोल्जी बॉडी क्या होता है? It is also another portion of the complex cellular membrane bound system. It consists of the system of membrane bound vesicles. ये नीचे वेसिकल्स हैं, and membrane of vesicle arranged approximately parallel to each other in a stalk called cistern, which are often connected to the membrane of endoplasmic reticulum. इनका कनेक्शन जो होता है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से होता है, ये कनेक्टेड होते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है सीट, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो लगभग एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है। दिस इज द गोल्जी apparatus. Function of Golgi apparatus: first, the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed, dispatched to the various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जितने भी मटेरियल बनते हैं, चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड्स हो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं, उनको पैक करने का काम करते हैं और उनको डिस्पैच करने का काम करते हैं जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा Golgi body store and modify and packaging the product of vesicles. इनको मॉडिफाई भी करते हैं, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन मॉडिफाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग एनिमल प्लांट प्रोटीन्स खाते हैं अपने भोजन में, और वो प्लांट प्रोटीन का जो स्वरूप होता है, लीफ खा रहे हैं, रूट्स खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो मॉडिफाइड होकर के ब्लड बनती है, मसल्स बनती हैं, स्किन बनती है। तो ये उस प्रोटीन को स्टोर करने का काम भी है, फिर उनको स्टोर करने जरूरत के हिसाब से उनको मॉडिफाइड भी करते हैं, दूसरी प्रकार की प्रोटीन्स को बनाते हैं और उनको पैकेज करके उनके प्रोडक्ट को उनको पैकेज करके उस जगह पर पहुंचाना वेसिकल्स के द्वारा जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। In some cases, complex sugar may be made by simple sugar in Golgi apparatus. मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड बदल जाते हैं तो कम्प्लेक्स शुगर बनते हैं, ग्लाइकोजन बन जाता है ग्लूकोज से। Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. लाइसोसोम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनीज है, उसको फॉर्मेशन, उसको बनाने का काम भी गोल्जी एपरेटस करती है। इस नोट में बस इतना ही। कंप्लीट द नोट्स, ड्रॉ द ऑल डायग्राम्स and learn the chapter
जिस कोर्स जो कंटेंट हैं उनके डायग्राम बनाइए, उनको नोट्स को लर्न करिए, और जितने भी कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है तो उसके क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का कंटेंट। सभी डायग्राम को मन से बनाइए। बायोलॉजी में मेन जो कंटेंट होता है डायग्राम होता है। और इसके साथ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको ये जल्दी प्राप्त हो सके सारी जितनी वीडियो हमारी। धन्यवाद।